नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। तो आज के वीडियो में बात करते हैं हम 27 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में किस बैंक को शामिल किया गया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है सीएसबी बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता सीएसबी बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। इस नियुक्ति के माध्यम से सीएसबी बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कारोबार को संभालेगा। एक एजेंसी बैंक के रूप में सीएसबी बैंक विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों के साथ कर संग्रह, पेंशन भुगतान, स्टाम्प शुल्क का संग्रह आदि जैसे व्यवसायों के लिए काम करेगा। चलिए अब जान लेते हैं सीएसबी बैंक के बारे में। सीएसबी बैंक लिमिटेड पूर्व में कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, जो कि एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है, जो कि भारत का एक राज्य है। पूरे भारत में बैंक की 450 से अधिक शाखाओं और 319 से अधिक एटीएम का नेटवर्क है। चलिए अब जान लेते हैं हाल ही में आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध बैंकों की सूची के बारे में। इसमें शामिल हैं आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक एंड डीसीबी बैंक। चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सीएसबी बैंक का मुख्यालय त्रिशूर केरल में है एवं सीएसबी बैंक के सीईओ हैं सीवीआर राजेंद्रन एवं सीएसबी बैंक की स्थापना हुई है 26 नवंबर 1920 को त्रिशूर में। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रित्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार का निधन हुआ है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है रिचर्ड रोजर्स। चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की तरफ। प्रित्जकर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश इतालवी वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का लंदन यूनाइटेड किंगडम में उनके आवास पर निधन हो गया है। उन्हें 2007 में प्रित्जकर पुरस्कार मिला, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उन्होंने 1991 में नाइट बैचलर प्राप्त किया और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। वह न्यूयॉर्क अमेरिका में बने हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेरिस फ्रांस में सेंटर पॉम्पिडो और लंदन यूके में मिलेनियम डोम के वास्तुकार थे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों को डेटा प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक मुफ्त क्लाउड आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए है। जेजीयू एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय था जिसे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। विश्वविद्यालय को पिछले 2 वर्षों में अपने परिवर्तनकारी कार्यों के लिए टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जारी महामारी के दौरान अपने छात्रों के लिए निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेजीयू की प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है। मार्च 2020 में हम अपने समय के सबसे अभूतपूर्व संकटों में से एक का सामना कर रहे थे। चलिए अब जान लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स एशिया 2021 के अन्य विजेताओं के बारे में, जिसमें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर का विजेता रहे हैं कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जो भारत से है।
वर्कप्लेस ऑफ द ईयर का अवार्ड गया सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत लेबनान से। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हांगजो डियांजी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। एवं टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। द डेटा पॉइंट्स सोशल इम्पैक्ट अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सेपुला नोपम्बर इंडोनेशिया को। द डेटा पॉइंट्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटी उतारा को, जो कि मलेशिया की है। एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन द आर्ट्स मिला है हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी को। एवं टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की है। आउटस्टैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स का अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनासी को, जो मलेशिया की है। एवं स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैंपेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हनोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जो वियतनाम की है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में HAL ने 83 LCA तेजस MK1A लड़ाकू विमानों के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध की अवधि 5 वर्ष यानी 2023 से 2028 तक है। विशेष रूप से यह किसी भी भारतीय कंपनी पर HAL का सबसे बड़ा ऑर्डर है, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिला है। इन प्रणालियों की आपूर्ति का आदेश BEL की 2 इकाइयों जिनमें बेंगलुरु कर्नाटक एवं पंचकुला हरियाणा द्वारा निष्पादित किया जाएगा। जान लेते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। एवं HAL के CMD हैं इस समय R माधवन। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है 23 दिसंबर। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। चलिए अब जान लेते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। 2001 में भारत सरकार ने 23 दिसंबर को, जिस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में और सभी सही कारणों से मनाए जाने की घोषणा की। चौधरी चरण सिंह ने 14 जनवरी 1980 को अंतिम सांस ली। उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया था और इसे किसान घाट भी कहा जाता है। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक में उन्होंने क्रांतिकारी भूमि सुधार कानूनों का मसौदा तैयार किया और सुनिश्चित किया। 1959 में उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी और सामूहिक भूमि राजनीति का विरोध किया। 1967 में वह कांग्रेस से अलग हो गए और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा के किस मिशन ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है पार्कर सोलर प्रोब। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की तरफ। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है।
2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ गया है। पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, इसमें उड़ान भरी है। जांच ने वहां के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया। नासा द्वारा यह एक नया मील का पत्थर स्थापित किया गया है एवं पार्कर सोलर प्रोब के लिए बड़ा कदम और सौर विज्ञान के लिए एक विशाल छलांग का प्रतीक है। जिस तरह चंद्रमा पर उतरने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि इसका निर्माण कैसे हुआ, सूर्य जिस चीज से बना है उसे छूने से वैज्ञानिकों को हमारे निकटतम तारे और सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करने में मदद मिलेगी। चलिए नजर डाल लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। नासा प्रशासक हैं इस समय बिल नेल्सन एवं नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1958 को। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन हुआ है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नानकरामगुड़ा हैदराबाद में फीनिक्स वीके टावर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र को सूचीबद्ध करने वालों में सिंगापुर और यूके जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मध्यस्थ और मध्यस्थ शामिल हैं। आईएएमसी के बारे में जान लेते हैं। पर्याप्त न्यायाधीशों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए आईएएमसी की स्थापना हुई। आईएएमसी वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करेगी और यह आम लोगों के विवादों को भी देखेगी। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं इस समय के. चंद्रशेखर राव। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई? चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच देश भर में 600 हाथियों की मौत बिजली के झटके से हुई है। इनमें से 117 मौतें उड़ीसा में, 116 कर्नाटक में और 105 असम में हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ही ऐसे राज्य हैं जहां बिजली के झटके से हाथियों की शून्य मृत्यु दर्ज की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधेयक में संशोधन के लिए एक संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट पेश की। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक 2020 में बलात्कार, एसिड हमले जैसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है? जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर है कोविड-19। तो जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को मंजूरी दी है। पैक्सलोविड नामक इस दवा को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है।
सकारात्मक कोविड-19 के साथ घर पर 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए यह दवा दी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? तो जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर है कू ऐप का गुजराती संस्करण अभी लॉन्च किया है गुजरात के मुख्यमंत्री ने। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। गुजराती लॉन्च के साथ कू अब हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर लाइन जो कि एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है, यह किस राज्य में बनाई जा रही है? तो जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर है केरल। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। सिल्वर लाइन केरल राज्य में बनाई जा रही एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों को तैनात करना शामिल है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित सिल्वर लाइन के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की समय सीमा 2025 है। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ एवं अन्य ग्रुप्स के साथ। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।